जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CCN न्यूज़ 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और ऐतिहासिक जगह है रामलीला मैदान, वहीं के अंदर मौजूद हूँ और वीर सिंह बहादुर जी मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज एक बहुत बड़ी कॉल दी थी 6 अगस्त के लिए पूरे सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए और पूरे भारत के सैनिक यहाँ पर हालांकि आज पहुँचे भी थे। जितने भी सैनिक यहाँ पर पहुँचे थे उनको भी धन्यवाद दूंगा और जो सैनिक नहीं पहुँचे थे उनको भी धन्यवाद दूंगा जो वीडियो देख रहे हैं। लेकिन जब भी कभी इस तरह का कोई धरना प्रदर्शन हो, आप लोग वहाँ पर ज़रूर पहुँचें, क्योंकि सरकार केवल और केवल आप लोगों का संख्या बल देखना चाहती है। जब तक संख्या बल नहीं होगा तब तक सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करेगी। वीर सिंह बहादुर जी, सबसे पहले आपको जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम वीर बहादुर सिंह है। जी जी। किस तरह से देख रहे हैं आज की कॉल? आपने 6 अगस्त की दी थी, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने 12 मार्च को ही कॉल दी थी 6 अगस्त के लिए और कॉल बहुत सक्सेस रही। आपने देखा होगा भारत के कोने कोने से पूर्व सैनिक काफ़ी संख्या में आए और हमारा उद्देश्य ये था रामलीला ग्राउंड में ऐतिहासिक रैली करने का। आज तक पूर्व सैनिकों ने इस रामलीला ग्राउंड में रैली नहीं किया था। ये रैली के माध्यम से हमें सरकार को संदेश भी देना था कि हम एग्राइव्ड हैं, हमारे OROP की विसंगतियाँ हैं, पे पेंशन की विसंगतियाँ हैं, भेदभाव है अन्य तरह के, और जो सेना को मजबूती करने के संबंध में हम लोग जो सुझाव देते हैं और मजबूत करने के लिए, उस पर आप विचार करें, कंसीडर करें और न्यायपूर्ण फैसला लें जल्दी। सवाल ये उठता है कि जब आपने कोर्ट में केस डाला हुआ है तो फिर इस तरह से आंदोलन करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्योंकि जब फैसला तो कोर्ट से होना है। नहीं, कोर्ट में मैंने इक्वल MSP का केस का डाला हुआ है। कोर्ट में मैंने CSD कैंटीन की जो प्रॉफिट्स है उसको सरकारी खजाने में जमा हो, उस पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बने जिसमें हमारे बच्चे, पूर्व सैनिकों के बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। दूसरा, डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट है, वो जो सिक्योरिटी एजेंसी के एजेंसी को इन पैनल करता है वो सिर्फ और सिर्फ अफसरों को करता है। कोको पेट्रोल पंप सिर्फ और सिर्फ अफसरों को देता है। तो ये 3 मुद्दे के ऊपर हमने केस डाले हुए थे। तो मुद्दे 3 नहीं थे, OROP की विसंगतियाँ हैं जिसके ऊपर हमने कोई केस डाला नहीं है। MACP का है, वो ऑन मैन जुडिशरी कमीशन की रिपोर्ट है जिसमें MACP को 1/1/2006 से पहले जाने वाले को भी बेनिफिट देने की बात कही गई है। उसके बाद MACP का जो बेनिफिट है वो आपका, हमारा तीसरा MACP जो मिलता है वो 24 साल में होता है, जबकि एक सिपाही 17 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं। तो तीनों MACP 15 साल की उम्र तक, 15 साल सर्विस तक दे दिया जाए, या ये जो इनका है अधिकारियों का है टाइम स्केल प्रमोशन। एक लेफ्टिनेंट कर्नल 13 साल में बन जाता है, तीसरा प्रमोशन हो गया, वैसे तो चौथा हुआ, वो सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक ख़त्म कर दिया गया था। तो हमें भी 13 साल में तीनों MACP का लाभ दे दिया जाए। बड़े लंबे समय से आप भी इस आंदोलन में हो, या यूं कहूं कि पूर्व सैनिकों की हक की आवाज़ उठाने के लिए सक्रिय हो। जब से सतवीर साहब ने वहाँ पे टेंट लगाया था जंतर मंतर पे, उसके बगल में आप पता लगा था, मुझे आपने लगा दिया था, बड़ा लंबा समय हो चुका है। उसके बावजूद भी क्या रीज़न है जो सरकार आप लोगों की बात को नहीं मान रही है, या यूँ कहूँ कि अपना किया हुआ वादा खुद पूरा नहीं कर रही है? नहीं, सतवीर के बगल में टेंट लगाया था, लेकिन उस सतवीर जो हैं पूर्व सैनिकों को भ्रमित करने में सफल रहे हैं। अगर उन्होंने भ्रम फैलाई कि ये सरकार के आदमी बैठे हुए हैं, जो आजकल भ्रम फैलाए जाते हैं कि ताकि भीड़ हमारे पास ना आए, और ये लोकतंत्र है, अगर भीड़ आपके पास है तो गवर्नमेंट आपकी सुनेगी, भीड़ जनरल सतवीर के पास है तो गवर्नमेंट जनरल सतवीर की सुनेगी। वही हुआ, जनरल सतवीर को सुने। मेरे को भी बुलाया था जॉइंट सेक्रेटरी PMO में, और उन्होंने कह दिया था कि ये जो OROP है इसमें अफसर्स को बेनिफिट्स है। मैंने मेरे तर्कों पे उन्होंने पहले ही कह दिया था, वो मैंने आके मीटिंग करके कहा भी था कि ये जो मीटिंग में नहीं, मैं तो IBN 7 के चैनलों में भी कहा था कि ये जो OROP है ये अधिकारी वर्ग केंद्रित है, इससे हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि हमारे सुझावों को, हमारे मुद्दे को उसमें समाहित करके OROP का रिवीजन नहीं करते। तो वो तो चले गए, वो तो सुना नहीं, वो तो सतवीर की सुन गए। पॉलिसी ऐसी बन गई कि जिसमें अधिकारी बेनिफिट हो, और हम लोग चिल्लाते रह गए, भीड़ हमारे साथ नहीं थी। अब जो है लोग, उसके बाद लोगों को गलती का एहसास हुआ, हमारे साथ जुड़ना शुरू हुए,
तो कई छोटे छोटे काम हम लोगों ने करवाए हैं। और ये जो है मैं सरकार को संदेश देने के लिए यहाँ मीटिंग किया हूँ। देखिए, जो भीड़ थी हमारी भीड़ थी, पूर्व सैनिकों की भीड़ थी। ये अपने साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ सड़कों पे उतर के देश के कोने कोने से आए हैं। और यहाँ पे आना बहुत खर्चीला है, बहुत महंगा है, फिर भी आए हैं। तो आप इनकी दर्द को, इनकी पेन को समझें। लोकतंत्र है, आप सत्ता में हैं, आप सही बात करेंगे। और ये कहूँगा कि ये जो लोग हैं पूर्व सैनिक, ये आप इनको भीष्म पितामह मान लो। हमेशा जो भीष्म पितामह की ड्यूटी थी कि गद्दी पे जो भी बैठा है हम उसके प्रति वफादार रहेंगे। इस वर्तमान सरकार को अनकंडीशनल पूर्व सैनिकों ने, जीशु जवान ने, जो वोटर हैं, समर्थन दिया, वोट किया और सत्ता दिलाने में मदद की। तो इनको इग्नोर न किया जाए, इनकी पेन को समझा जाए, इनकी दर्द को समझा जाए और इसका समस्या का समाधान निकाला जाए। मेरा सवाल जो का तो है उसका मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ कि समस्या तो है, समस्या पैदा भी हो गई है, लेकिन उसका समाधान होगा कैसे? क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार सुन क्यों नहीं रही आप लोगों की? देखिए, सरकार तो मैंने कहा ना कि संख्या बल से सुनेगी, इसलिए मैंने संख्या बल दिखाया। संख्या बल तो शायद बट चुका है, कहीं ना कहीं संगठन ज़्यादा हैं, बट भी तो जाता है। देखिए, वो तो कोई भी आप आंदोलन करो तो संख्या बल बढ़ता है, वो कोई मैटर नहीं है, तो लोकतंत्र का ही अंग है। आपको नहीं लगता कि अलग अलग संगठन होने से संख्या बल टूटता है? नहीं, जुड़े तो हैं, मेरे साथ तो काफ़ी भीड़ थी, पूरे देश से लोग आए थे, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे भी। तो संख्या बल अब हम लोगों के साथ आ रहा है और समस्या का समाधान मैं ये समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट हमारे मुद्दे को इग्नोर करके हम अपने से दूर नहीं करेंगे। इग्नोर करेंगे तो हम उनसे दूर चले जाएंगे। तो इग्नोर ही तो कर रही है। 2013 में वादा क्या था, 2023 हो चुका है, इग्नोर ही तो कर रही है। नहीं, इग्नोर नहीं किया, जो वादा किया उन्होंने पूरा किया, लेकिन जो पॉलिसी बनाई, पॉलिसी मेकिंग में गलती हुई है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर हमारे अधिकारों का किसी ने कत्ल किया है, बजट बचाने के लिए हो या कुछ भी हो, वो हैं ब्यूरोक्रेट्स, सिविल ब्यूरोक्रेट और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट। आप पे कमीशन की रिपोर्ट को उठा के पढ़ लें। मैं एक सिंपल सी उदाहरण आपको बता रहा हूँ। अब जहाँ पढ़ोगे वहाँ यही आएगा, पैरिटी विथ सिविलियन अधिकारी एंड एज्ड। वो कहेंगे कि हमारी तुलना सिविल के अधिकारियों से हो और हमें ज़्यादा मिले, ये हमारा ट्रेडिशन चलता रहा। आप उसमें जैसे जवान की कोई बात ही नहीं मिलेगी। आप पैरिटी अपने से मांग रहे हो, 6 पे कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लेना। वो कह रहा है कि ये जो रिकमेंडेशन हमने किया है, इस रिकमेंडेशन में पैरिटी जो है वो 29% कंपेयर टू द सिविल एम्प्लाई, मिलिट्री अफसरों की बढ़ी है, उनको एज्ड मिला है, उनको बढ़ोतरी मिली है। तो ये चूँकि रिकमेंडेशन जाता है पे कमीशनों से पे कमीशन के पास। मैं एक और उदाहरण बता देता हूँ। जो रिकमेंडेशन जाता है आर्मी हेडक्वार्टर से, सेना भवन से पे कमीशन के पास, और निर्णय कागज़ से होता है। अगर आप कमज़ोर कागज़ दोगे उसी आधार पर निर्णय होगा, स्ट्रॉन्ग कागज़ दोगे तो निर्णय अच्छा होगा। इन्होंने क्या किया कि ये कहा कि जो हमारा वाई ग्रुप है, वाई ग्रुप जो है ये क्लास 8 पढ़ा है, जो एक्स ग्रुप है वो क्लास 10 पढ़ा है, जबकि वाई ग्रुप के कई ट्रेड हैं जो कि 10+2 हैं। जेड ग्रुप एक्स ग्रुप तो 12 है ही है, साथ में डिप्लोमा होल्डर ही है। तो एक बार बताइए, जो पे कमीशन देखेगा कि 8वीं क्लास पास है तो उसी हिसाब से उसकी पे मैट्रिक्स सेट करेगा। ये नतीजा रहा कि उसकी पे मैट्रिक्स 3 पे सेट हुई, जबकि मिनिमम कम से कम उसकी पे मैट्रिक्स 4 पे सेट होनी चाहिए थी। हमने 7 CPC को ये गलती का एहसास दिलाया और कहा कि आप चंडीगढ़ पुलिस का आप देखिए, हमने उनका डाटा निकाल के भेजा था कि चंडीगढ़ पुलिस का एक कांस्टेबल है वो पे बैंड 2 में है, हमारा जो सिपाही है पे बैंड 1 में है। तो हम चंडीगढ़ सिपाही जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई है उससे भी हमें डाउन रखा हुआ है। तो हमारी कंपैरिजन इन्होंने स्टार्टिंग से ही गलत की। पहले हमें इंडस्ट्रियल लेबर के अनुसार तुलना करते थे। जो 3 साल का सैनिक हो गया तो उसको सेमी स्किल्ड करते हैं। भाई, सैनिक की तुलना सैनिक से हो सकती है, लेबर से थोड़ी हो सकती है, इंडस्ट्रियल लेबर से थोड़ी हो सकती है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड से थोड़ी होती है। सैनिक है, उसकी तुलना सैनिक से करो, वर्ल्ड के बेस्ट आर्मियों से करिए। तो इन्होंने जो हमारी मांग थी या जो हमारी लीजिटिमेट ड्यूज थी, लीजिटिमेट डिमांड कर लीजिए, ड्यूज कर लीजिए, उसको सप्रेस्ड किया। सप्रेस्ड करके अपना बजट बचाया, जो भी किया। और इसमें सबसे बड़ा गुनाहगार जो है वो है
ब्यूरोक्रेट्स, सिविलियन और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। 2006 पे कमीशन के समय रक्षा मंत्री का नोटिंग है, मेरे से देख लेना। तत्कालीन रक्षा मंत्री ने ये कहा कि हम 6 पे कमीशन का जो लाभ दे रहे हैं एंड ओवर एंड अबव 5th पे कमीशन से दे रहे हैं, और स्पेशली इन रैंकों का नाम लिखा था। पीबीओआर वर्ड यूज करते हैं, हालांकि वर्ड पीबीओआर नहीं है, जीसीओआर है। पीबीओआर का जो पहले से मिलता आ रहा है उसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंगली इन्होंने प्लानिंग बनाया। कैसे करते मैं बता रहा हूँ। उसमें ये कहा था कि इन्होंने कहा था कि जो जहाँ जा रहा है वहीं उसका 50% करेंगे, मैक्सिमम पे फिक्सेशन और रैंक वेटेज, ये इन्होंने विड्रा किया था जो हमें 5th पे कमीशन से मिलता था। बदले में कहा था कि इनको लेटरल मूवमेंट देंगे, मतलब सिविल सेवाओं में एडजस्ट करेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में करेंगे, इनको 60 साल सेवा कराएंगे, इसलिए हम इनके प्रिविलेजेस ख़त्म कर लेते हैं। तब रक्षा मंत्री ने कहा कि नहीं, इनकी प्रिविलेजेस ख़त्म नहीं होगी। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में शायद गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी जो थे उन अध्यक्षता में बनी। इन्होंने फिर लीपापोती किया, ये कहते हुए नोटिंग जो गई थी कि चूँकि जो लेटरल मूवमेंट पॉलिसी आने में बरसों लग जाएगा, इसलिए हम इनको रैंक वेटेज दे देते हैं। एक फाइल चली, फाइल नोटिंग में आगे बढ़ी, और लास्ट में जाते जाते एक डाटा लेके आया, बोला नहीं 5-6 में इनका कोई अंतर नहीं पड़ रहा, यही ठीक है, करके लिपापोती कर दी। मतलब कैसे एक रक्षा मंत्री के आदेश और भावना को साइड किया जाता है, ये जीता जागता उदाहरण हमने कागज़ मंगाए हैं आरटीआई के। तो ये ब्यूरोक्रेट्स और सिविलियन और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट से गवर्नमेंट को मिसगाइड करते हैं। अब हम लोग जो जगह हैं आंदोलन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट सुनेगी, इनके मिसगाइड से ऊपर उठेगी। क्योंकि मैं साक्षी हूँ कि रक्षा मंत्री के साथ हमने जब डाटा रखा, सारणी रखी, टेबल रखा, तो 2-3 मिनट देखते रहे। उन्होंने एडमिट किया गड़बड़ है। मैं डिस्क्रिमिनेशन से कहा कि हमारे एक सर्विसमैन है, ये बहुत पिंच होता है जब ये सीएसडी में जाते हैं, इनको कहते हो कि इनको अलग खड़ा करो क्योंकि वो जवान है। तो ये हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन है। हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण भेदभाव। तो मैंने रक्षा मंत्री का मैंने कहा अब बहुत पिंच होता है, तो यू आर करेक्ट। उन्होंने एडमिट किया। फिर जब मेरी सेक्रेटरी से बात हुई थी तो मैंने कहा जो आपके हाथ में है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका हम डाटा दे रहे हैं, आप एडमिट कर रहे हो, उसको भी आदेश करने में आपको परेशानी हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा था, ये अशोक ठाकुर से बात होती थी जो आए थे, ये बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं, इनको फ़ोन किया कि जब मैं रक्षा मंत्री के पास जाऊंगा तो आप भी शांत रहना, क्योंकि ये इनको नौकरी करना है। बॉस नाराज़ हो जाए, ये नाराज़ हो जाए, पता नहीं किस तरह की ये ब्यूरोक्रेसी चलती है, मेरी समझ में नहीं आता। जो फैक्ट है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उनको रक्षा मंत्री के सामने रहना चाहिए, अप्रूवल करके लेटर इशू करना चाहिए। तो जो काम इजीली हो सकता है वो भी नहीं कर रहा है। तो अब नहीं मानेंगे तो दूसरा उपाय किया जाएगा। अब हमने कह ही दिया, ये रैली करके एक उनको संदेश दे दिया, ट्रेलर दिखा दिया। नहीं मानेंगे तो हर देश के राजधानियों में रैली करूँगा और ये सरकार पे भारी पड़ेगा। देखिए, तमाम बातें जो है वीर बहादुर जी ने बताई, और मैं भी निवेदन करूंगा सरकार से कि इनके साथ जो हुई विसंगति है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। जय हिंद, जय भारत।